मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नई शिक्षा नीति की बड़ी चर्चा की और नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के बारे में, हायर एजुकेशन के बारे में भी डॉक्टर अनिल कुमार रॉय से चर्चा की थी, आपको स्मरण होगा। आज हम उन्हीं से उच्च शिक्षा के संदर्भों में एक और चर्चा करना चाहेंगे। वो चर्चा यह है, उसमें पहला सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है, जो मैं इनसे पूछना चाहूँगा, वो यह है कि हमारे देश में युवा पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। हम कहते हैं कि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड इस युवा पॉपुलेशन के कारण इस देश में हमारे पास आएगा या आ रहा है, क्योंकि युवा आप जानते हैं ऊर्जावान होता है। उसके अंदर बिल्कुल समाज को बदलने की, प्रगति करने की एक इच्छा होती है। वो तो दरिया में कूद जाने जैसी हिम्मत उसके पास होती है। तो इसलिए इस डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में अगर हम इस युवा शक्ति को देख रहे हों, तो मैं इनसे समझना चाहूँगा कि उच्च शिक्षा का जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो प्रावधान रखे गए हैं, जो नीति में जो चीज़ें हैं, वो किस प्रकार से इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को आगे बढ़ाने में, मैक्सिमाइज करने में हमारे देश को मदद करेगी। आप डॉक्टर अनिल कुमार राय के बारे में जानते हैं कि आरटीई फोरम के बिहार के संयोजक हैं, मशहूर शिक्षाविद हैं, पीयूसीएल से भी जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम आपने इनका देखा होगा जिसमें पीयूसीएल की ओर से भी जुड़े हुए हैं। इनका व्यापक अनुभव है। तो हम इनसे इस सवाल पे, जो पहला सवाल मैंने किया, इनसे हम समझना चाहेंगे। डॉक्टर अनिल कुमार राय, आप इस पहले सवाल पे कि डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो हम कैसे मैक्सिमाइज करेंगे, उच्च शिक्षा संबंधी जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो प्रावधान है, आप इस पे हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। डॉक्टर राय जी नमस्कार। बहुत अच्छा सवाल है कि यह विविधताओं वाला देश है और इतनी ज़्यादा विविधताएं हैं जितनी विविधताएं शायद दुनिया के किसी अन्य देश में नहीं है। दूसरी बात यह है कि यह सर्वाधिक युवकों वाला भी देश है। ये दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं इस देश की। इसीलिए जो कुछ भी नीति होनी चाहिए वह इन विशेषताओं को संबोधित करते हुए और इन विशेषताओं को उजागर करते हुए, इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए नीतियां बननी चाहिए। नई शिक्षा नीति में एक बात बहुत स्पष्ट रूप से दिखती है, वह स्कूल एजुकेशन के संदर्भ में भी है और हायर एजुकेशन के संदर्भ में भी है। यह बात बार बार कही गई है कि संस्थाओं को स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। स्वायत्तता प्रदान करने का यह भी अभिप्राय बताया गया है कि वे संस्थाएं खुद से सिलेबस बना सकेंगी, यहाँ तक कि सर्टिफिकेट भी दे सकेंगी। यहाँ तक स्वायत्तता की बात कही गई है। इससे उम्मीद जगती है कि जब वे अपने ढंग से सिलेबस बनाने लगेंगी संस्थाएं, तो स्थानीयता को प्रश्रय देंगी। लेकिन यहीं पर एक प्रश्न और आ जाता है कि इन संस्थाओं को औद्योगिक समूहों के साथ जोड़ा जाना है। औद्योगिक समूहों के अलग हित होते हैं, उसके सामाजिक हित नहीं होते हैं, उसके अपने आर्थिक हित होते हैं। जब औद्योगिक समूह सिलेबस बनाने में या करिकुलम को तैयार करने में या अन्य गतिविधियों में जब इंटरफेयर करेंगे, तो वे अपने अनुसार उस सिलेबस को विकसित करेंगे, अपनी जरूरतों के अनुसार विकसित करेंगे। तो इससे स्थानीयता को हानि होगी। दूसरी बात यह है कि सिलेबस के बारे में यहाँ एक तरफ आपको विरोधाभास दिखाई पड़ेगा कि एक तरफ तो यहाँ कहा जा रहा है कि स्वायत्तता प्रदान की जाएगी, यहाँ तक कि सर्टिफिकेट खुद दिया जा सकेगा। दूसरी तरफ सारी चीजों को केंद्र के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। एडमिशन को भी, परीक्षा को भी, पाठ्यक्रम को भी,
यूजीसी के द्वारा निर्धारित किया जा रहा है, पीएचडी कौन विषय पर होंगे यहाँ तक निर्धारित किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो स्थानीयता है, जो लोकेलिटी जो उजागर होना चाहिए, वह मुझे लगता है कि यह केवल वाचिक बात रह गई है, यह कहने भर की बात रह गई है और व्यावहारिक रूप से उसमें केंद्रीयता आ जाती है या औद्योगिकता आ जाती है। ये तो मेरा सवाल था डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में। तो क्या आपका कहना यह है कि युवाओं के लिए यह जो उनका डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको मैक्सिमाइज करने के काम में ये शिक्षा नीति नहीं आएगी उच्च शिक्षा के संदर्भों में? मुझे ऐसा नहीं लगता है। थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड से आपका एग्जैक्ट क्या अभिप्राय है? मतलब जो युवा लोग हैं, वह यह युवा देश है, तो युवाओं को तैयार करना है राष्ट्र निर्माण के लिए, युवाओं को तैयार करना है रोजगार परक शिक्षा के रूप में, उनको रोजगार मिल सकेगा, तभी वो कंट्रीब्यूट करेंगे और तभी अपने परिवार से लेकर के और समाज और देश का विकास वो कर सकेंगे। रोजगार की जो बात कही जा रही है राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में, कि इसमें कहा गया है कि भारत में अन्य देशों की तुलना करते हुए अमेरिका, कोरिया, जर्मनी वगैरह के साथ तुलना करते, शायद जर्मनी भी है, अमेरिका और कोरिया मुझे याद है, तुलना करते हुए कहा गया है कि जीडीपी का 0.69% यहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा के लिए खर्च होता है। इसी में कहा गया, इसी शिक्षा नीति में कहा गया है। कहने का यह मतलब कि बहुत कम खर्च होता है और इसको बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ यह भी बात है कि 4 वर्ष हो गए हैं और जो जीडीपी का या कुल बजट का जो खर्च है एजुकेशन पर, वह लगातार घटता चला जा रहा है। वो आप देख सकते हैं कि तो इस मामले में पहल नहीं दिखाई पड़ती है। दूसरी बात जो इसमें कही गई है कि क्लास 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा की, कौशल प्रशिक्षण की बात कही गई है और एक यह पॉलिसी रखी गई है कि अमेरिका में इतने % लोग, जर्मन जापान में इतने % लोग, या विदेशों के उदाहरण दे करके इतने % लोग कौशल व्यावसायिक शिक्षा में जाते हैं, जो हमारे यहाँ नहीं हो पाता है, कि कम से कम 50% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा की ओर मोड़ने की बात कही गई है। एक बात यह सैद्धांतिक रूप से इस बात को स्वीकार तो किया गया है, मगर इसके लिए जो बजट का प्रावधान होना चाहिए या इसके लिए जो शिक्षकों का या जो संसाधनों का प्रावधान होना चाहिए, उस दिशा में अभी तक न विद्यालयों में और न ही महाविद्यालयों में कोई प्रावधान या कोई व्यवस्था दिखाई पड़ रही है, न बजट की दृष्टि से और न ही संसाधन की दृष्टि से और न ही शिक्षकों की दृष्टि से। आप तुलना कर सकते हैं कि जो बाहरी शिक्षकों की नियुक्ति शुरू हो गई है, जो गीता पर प्रवचन करने वाले जो शिक्षक होते हैं उनकी नियुक्ति शुरू हो गई है, लेकिन व्यावसायिक शिक्षकों की या व्यावसायिक विभागों की को अभी तक नहीं खोला गया, इसकी ओर अभी तक पहल नहीं हुई है। मित्रों, आप अनिल कुमार राय को सुन रहे थे। मैं समझना चाहता था कि शिक्षा नीति हमारे युवाओं को किस प्रकार का मनुष्य बना रही है, रोजगार परक शिक्षा दे रही है कि नहीं, और उसके माध्यम से देश के विकास की क्या स्थिति होगी। इनकी बातों को सुनने से लगता है कि शायद इस प्रश्न पर जितना विचार होना चाहिए था वो नई शिक्षा नीति में नहीं हो सका है। जो शिक्षा के जानकार हैं वो कहते हैं कि शिक्षा मनुष्य को मांझती है, वो मनुष्य का निर्माण करती है, और उच्च शिक्षा तो बिल्कुल निर्माण करने के लिए ही है। जब आप स्कूली शिक्षा में रहते हैं तो आप उस प्रकार से निर्मित नहीं होते, आपका फॉर्मेटिव ईयर शुरू होता है जब आप उच्च शिक्षा में जाते हैं, जब आपकी जो कॉग्निटिव फैकल्टीज जिसको कहते हैं, जो समझने सुनने की जो आपकी शक्तियाँ हैं, जो दिमागी तौर से आपको मजबूत बनाती हैं, आगे बढ़ने के काबिल बनाती हैं, वो उच्च शिक्षा के माध्यम से विकसित किया जाता है। और हम जानते हैं कि हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। अभी एक आंकड़ा आया था, सर्वे हुआ था बेरोजगारी पर, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा
जिसने हमारे ही आंकड़ों के आधार पर सर्वे किया कि जो 82% पढ़े लिखे लोग हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो युवा हैं, जो छात्र रहे हैं, वे अनएम्प्लॉयड हैं। एम्प्लॉयमेंट का मतलब के लिए नहीं होता कि सरकारी नौकरी उनको मिल जानी चाहिए। इसका मतलब ये भी होता है कि स्वनियोजन करने यानी व्यवसाय करने की स्थिति में अपना रोजी रोटी कमा सके। तो इसलिए शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की बात हमेशा ही आती रही है, और हम एक ऐसे देश का सपना देखते हैं जो 2047 तक विकसित देश हो जाएगा और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। स्वाभाविक है कि जो युवा पॉपुलेशन है, ये जो युवा आबादी है, इसमें उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो मैं अनिल राय साहब से समझना दोबारा चाहूँगा कि फिर नई शिक्षा नीति में हमारे देश को बढ़ाने में, राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की भूमिका उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किस रूप में रखी गई है, वे क्या सोचते हैं कि जो रखी गई है वो काफ़ी है, ना काफ़ी है, और उसके बारे में उनकी अपनी सोच समझ क्या है, उसके संबंध में भी हमें 2-3 मिनटों में बताने की कृपा करें। डॉक्टर राय। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आप कई तरह के विरोधाभास अगर विश्लेषण करेंगे तो कई तरह के विरोधाभास दिखाई पड़ते हैं। वाचिक रूप से, जो सैद्धांतिक रूप से जो बातें कही गई हैं वे तो बहुत ख्वाब दिखाती हैं। यहाँ तक कि विश्व गुरु शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि हम दुनिया को जिस तरह नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला वगैरह का उदाहरण दे करके कि हम फिर से विश्व गुरु बनने की तरफ दुनिया को आकर्षित, इसको हब बनाएंगे शिक्षा का, वगैरह वगैरह बातें कही गई हैं। यह भी कहा गया है कि दुनिया के 100 जो श्रेष्ठ विश्वविद्यालय हैं उनको हम आमंत्रित करेंगे। कुछ दिनों पहले तक मुझे मालूम था कि 2 विश्वविद्यालयों ने अभी तक यहाँ आने की सहमति प्रदान की है। तो यही हालत है। जो शिक्षा, विदाउट शिक्षा के बिना हम दुनिया के सिरमौर नहीं हो सकते हैं, उसमें भी शोध के बिना हम नहीं हो सकते हैं। यह बेसिक चीज है। अगर किसी देश को, किसी राष्ट्र को आगे बढ़ना है तो शिक्षा को शिखर पर ले जाने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर व्यवस्था की गई है स्कूल की तरह ही कि उच्च विद्यालय, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों का भी, उच्च शैक्षिक संस्थाओं का भी क्लस्टर बनाया जाएगा और 3000 से कम उसमें नहीं रहेंगे छात्र। अर्थात इसका अनुमान शिक्षाविद लगाते हैं कि महाविद्यालयों को भी बंद किए जाने की योजना है, और कहा गया है कि जो महाविद्यालय होंगे 2040 तक वे पूर्णतया स्वायत्त संस्थान होंगे। तो एक यह, लेकिन इसके साथ यह भी कहा गया है कि हर एक जिले में एक महाविद्यालय या जिले के आसपास, यही शब्द है कि जिले में या जिले के आसपास महाविद्यालय रहेंगे जो सब तरह की शिक्षाएं वहां पर देंगे। सारे विषय, बहुविषयक विश्वविद्यालय या महाविद्यालय वहां पर होंगे। लेकिन इसी के साथ महत्वपूर्ण है, जिस तरफ गौर किया जाना चाहिए और जिस तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं, कि अगर जो गरीब छात्र हैं, जो विश्वविद्यालय महाविद्यालय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या दूर रह रहे हैं, उनके लिए डिजिटल एजुकेशन, दूरस्थ एजुकेशन वगैरह वगैरह ऐसो की व्यवस्था की गई है। स्वाभाविक है कि जो डिजिटल एजुकेशन होगा, जो दूरस्थ एजुकेशन होगा, वह जो सामान्य एजुकेशन है, जो सामान्य शिक्षा प्रणाली है, उसके मुकाबले वह कमजोर होगा, और जो हायर करने वाली कंपनियां भी होंगी वे उसको द्वितीयक श्रेणी में रखेंगी कि अगर इस तरह का नहीं मिल पाता है तब उस तरह के लोगों को रखा जाएगा। कहने का यह मतलब, जो कमजोर और जो गरीब तबके के लोग हैं वे शिक्षा से दूर तक वंचित हो जाने की संभावना उनकी बन रही है इसमें। तो मित्रों, अभी आपने डॉक्टर अनिल कुमार राय को सुना। चूंकि वे शिक्षाविद ही नहीं हैं, आरटी फोरम के को कन्वीनर भी हैं, यहाँ के कन्वीनर हैं बिहार के, इसलिए उन्होंने पूरी शिक्षा नीति को पढ़ा है। मैंने पूरी शिक्षा नीति का अध्ययन उस तरीके से नहीं किया है, लेकिन वो उपलब्ध है। शिक्षा नीति उच्च शिक्षा के बारे में क्या है, आप भी उसे देखना चाहेंगे। मैं मानता हूँ कि शिक्षा एक बहुत ही गंभीर कर्म है, और अगर हमें आगे बढ़ना है, और अब तो ज़माना विज्ञान टेक्नोलॉजी से भी आगे निकल करके एआई का ज़माना आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया,
इसलिए विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, कंप्यूटर शिक्षा में, प्रबंधन शिक्षा में, व्यावसायिक शिक्षा में अगर हम उच्च शिक्षा उस तरीके से भूमिका अदा नहीं कर पाएगी तो निश्चित तौर से हमारा जो युवा है वो युवा एम्प्लॉयबल नहीं हो पाएगा, और जो भूमिका वो समाज के निर्माण में, देश के निर्माण में लगा सकता है और अपने परिवार और समाज को देखने के लिए उतना नहीं कर पाएगा। मुझे आशा है कि आप भी पढ़ेंगे शिक्षा नीति को और आप भी अपने विचार निश्चित तौर से बनाएंगे। इस वीडियो का मकसद यही है, एक विमर्श की स्थिति पैदा की जाए, क्योंकि वो शिक्षा नीति बड़ी महत्वपूर्ण है, वो जोर शोर से देश में लागू करने की कोशिश की जा रही है। 4 वर्ष गुजर गए, कितना लागू हम नहीं जानते, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं शायद उन्हें ज़्यादा जानकारी होगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया शेयर करें, कृपया लाइक करें, अपनी टिप्पणियों से हमें लाभान्वित करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।